जब भी मेरी शादी होती तो सुहाग रात वाली रात को मेरा पति मुझे तलाक दे देता। मैं उसके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन वह मेरी एक भी नहीं सुनता और मुझे मेरे घर ले जाकर छोड़ देता। जब मैं अपने माँ बाप से इसकी वजह पूछती तो वह मुझे कुछ भी नहीं बताते। मेरी माँ कहती है कि मुझे तो ये सब बताते हुए भी शर्म आती है कि तूने सुहाग रात वाले दिन अपने पति के साथ जो किया उससे उसकी हालत खराब हो गई और बस इसी वजह से उसने तुझे तलाक दे दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने ये नोटिस किया था कि मैं जब भी तलाक के बाद घर आती तो मेरा भाई मुझे हल्दी वाला दूध पिला देता और उसके बाद मुझे गहरी नींद आ जाती। इसीलिए इस बार जब मेरे भाई ने मुझे दूध पीने को दिया तो मैंने उसे फेंक दिया और चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। फिर तो ये देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए कि मेरे भाई ने मेरे साथ मेरा पति मेरे पास बैठा हुआ मुझे बड़े ही अरमानों से देख रहा था। मैं खूबसूरत दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी थी और उसे अपनी तरफ यूं देखते हुए अपने आप में ही सिमटती चली जा रही थी। मैं इस इंतज़ार में थी कि शायद अभी मेरा पति मुझे कुछ कहेगा, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे जब हमें बहुत देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर धीरे से अपने पति की तरफ देखा तो उसको खुद में खोया हुआ पाया। मुझसे रहा न गया, इसीलिए आखिरकार मैं बोल ही पड़ी कि क्या बात है, आप मुझे इस तरह से इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। मेरे पति की नज़रें अभी भी मेरे ऊपर ही जमी हुई थीं। फिर वह एकदम से बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो रागिनी। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर आ चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। तुम्हारी तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मेरा पति मेरी तारीफ करने में लगा हुआ था तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी। वो बोलता चला जा रहा था, रागिनी, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से पसंद है। मेरी माँ ने भी भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो मेरे बेटे को कोई लड़की तो पसंद आई। मैंने अपनी माँ से कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर डालो। मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम सिर्फ 2 महीने के बाद ही हमारी शादी हो चुकी है। मगर ये 2 महीने यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक पल को गिन गिन कर गुजारा था। जब भी मैं तुमसे फ़ोन पर बात करता था तो लगता कि मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। रागिनी, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं और इसीलिए मैं आज अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा हूँ। इसके बाद मेरे पति ने तुरंत ही मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और फिर अपनी जेब से एक खूबसूरत सी सोने की अंगूठी निकाल कर मेरी उंगली में पहना दी, जिसे देखकर मेरी आंखों में मेरे पति का प्यार चमकने लगा। इसके बाद मेरे पति के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और वह अचानक ही उठकर कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर के इंतज़ार के बाद ही मेरे पति कमरे में वापस आए और मुझसे कहने लगे कि मैं तो तुम्हें यहाँ की स्पेशल रबड़ी खिलाना भूल ही गया। और फिर उन्होंने मुझे अपने हाथों से रबड़ी को खिलाया, जिसके बाद मुझे अजीब सी मदहोशी छाने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने होश खो बैठी और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने मायके के बेडरूम में थी। अपने आप को अपने कमरे में देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मैं अपने घर में कैसे आ गई। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरा कमरा खाली था। मैं दौड़ती हुई तुरंत ही हॉल में नीचे गई, जहाँ पर मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और मेरा भाई भी सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। मेरे पापा भी व्हील चेयर पर थे और वह भी बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने तुरंत ही नीचे पहुंचकर अपनी माँ से पूछना शुरू किया कि माँ, मैं यहाँ कैसे आ गई। जब मैंने माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उनसे बार बार पूछा कि मुझे यहाँ पर कौन और कब लेकर आया और मेरा पति कहाँ पर है। इस सवाल के बदले में मेरी माँ ने मेरे सामने कुछ कागज़ों को रख दिया और जब मैंने उन्हें पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह तलाक के कागज़ थे।
जो मेरे पति ने मुझे दे दिया था। मैं माँ से बार बार चिल्ला चिल्ला कर पूछती रही कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, लेकिन माँ सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी नहीं कह रही थी। मैंने अपने भाई से भी न जाने कितनी बार चीख चीख कर ये बात पूछी कि मेरे पति ने मुझे तलाक क्यों दिया, तो मेरा भाई कहने लगा कि मैं इस बात को अपने मुंह से नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें अब इस सब को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लेना होगा। मुझे उन लोगों की बातें ज़रा भी समझ में नहीं आ रही थीं। मैं अपने पापा की गोद में सर रख कर रोने लगी। मेरे पापा, जो कि पहले से ही अपाहिज थे, दरअसल उन्हें कुछ सालों पहले पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, जिसकी वजह से वह व्हील चेयर पर आ गए और तब से वह ना तो बोल पाते हैं और ना ही चल फिर पाते हैं। वह सिर्फ हमसे इशारों में ही बात करते हैं। मेरे पापा मेरे सर पर हाथ रखकर सहलाने लगे और उनके आंसू मेरे गालों पर गिरने लगे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर मैंने खुद को थोड़ी हिम्मत दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाए। मैंने जब माँ से कहा कि माँ, अगर मेरा पति मुझे यहाँ छोड़कर चला गया तो उसने कोई ना कोई तो वजह ज़रूर आपको बताई होगी, आप मुझे क्यों नहीं बताती। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझे हाथ पकड़कर मेरे कमरे में लेकर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि माँ मुझे वहाँ सबके सामने नहीं बता सकती थी। माँ मुझे कहने लगी कि तूने अपने पति के साथ आज ऐसा क्या किया। मुझे उनकी इस बात से कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। उसके बाद माँ कहने लगी कि आज तो तेरी सुहागरात थी ना। मैंने कहा हाँ। तो माँ कहने लगी, तो क्यों तू मुझसे ऐसी बात कहलवा रही है जिससे मुझे शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन तूने अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया कि जिससे वह बेचारा बेहाल हो गया और उसने तुझे तलाक दे दिया। वह इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सका और हम लोग भी उसकी यह बात सुनकर उसे कुछ ना कह सके, बल्कि बार बार उसे सिर्फ समझाते रहे कि उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन वह तो अपने आगे मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर उस वक्त तू भी बेहोश थी, इसीलिए हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। ये सब सोचकर मेरा खुद का दिमाग फटने लगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे पति ने मुझे तलाक ही दे दिया, जबकि मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था। मुझे तो सिर्फ वहाँ तक याद था जब मेरा पति मेरी तारीफ़ों में कसीदे पढ़ रहा था और उसने मुझे अंगूठी पहनाई थी। उसके बाद का तो मुझे कुछ भी याद ही नहीं था। माँ कहने लगी, देख बेटी, अब इस बात को भूल जा और इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर ले। वही तेरे लिए भी अच्छा होगा और इस परिवार के लिए भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे पापा की तबीयत पर इस बात का कोई गहरा असर पड़े। थोड़ी ही देर के बाद मेरा भाई कमरे में आया और वह कहने लगा कि तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाया हूँ, तुम इसे पी लो। मेरे भाई ने मुझे अपने हाथों से हल्दी वाला दूध पिला दिया और उसके बाद मुझे नींद आने लगी और मैं चुपचाप लेट कर सो गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे घर के सारे मेहमान जा चुके थे। मुझे अपने नौकरों की कानाफूसी की बातों से ये सुनाई दिया कि मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में न जाने कैसी कैसी अनर्गल बातें कर रहे थे, कि मैंने न जाने अपने पति के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वह बेचारा पहली रात को ही बर्दाश्त ना कर सका। और इसके अलावा ना जाने कैसी कैसी ओछी बातें वह लोग मेरे लिए कर रहे थे, जिसे सुनकर मुझे बहुत गहरा धक्का सा लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी गिरी हुई हरकत मैं कैसे कर सकती हूँ। अगले दिन मैं जब सुबह उठी तो उदास बैठी हुई थी। तभी माँ मेरे कमरे में आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगी, रागिनी, तुम अपना दिल छोटा मत करो, सब्र रखो। हम तुम्हारे लिए एक ऐसा हमसफ़र ढूंढेंगे जो सच्चा हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। ये सब बातें कहने के बाद माँ मेरे कमरे से चली गई और मैं एक बार फिर से रोने लगी। ये दुख इतना बड़ा था जो मुझसे किसी भी तरह से सहन ही नहीं हो रहा था।
मैं पूरा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहती, रोती रहती, अपने पति की पुरानी व्हाट्सएप चैट्स को खोलकर बार बार पढ़ती। उसने इतने दिनों में ना जाने कितनी बार मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और ये कहा था कि वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और एक बार जो मैं उसकी हो गई तो वह फिर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आखिर ऐसी बातें करने वाला इंसान मुझे पहली रात को ही हमेशा के लिए छोड़कर क्यों चला गया? मैंने उसके साथ आखिर ऐसा क्या कर दिया? उसने मुझे कुछ भी कहने सुनने का एक मौका तक नहीं दिया। मेरे दिल में ये बात उठने लगी कि कहीं वह धोखेबाज तो नहीं। ये सोचकर मेरे दिल में उसके लिए नफरत सी जगने लगी। इधर मेरी माँ मेरा ये हाल देखकर बहुत परेशान थी। वह मुझसे बार बार कहती कि रागिनी, कब तक तुम घर में यूं ही बैठी रहोगी? बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को इस घर में कैद मत रखो। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारे पापा बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन उनकी बातों का तो जैसे मुझ पर कोई असर ही नहीं होता। मेरी माँ ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बाहर ले जाने लगी। वह हर वक्त मुझे समझाती रहती, मुझसे कहती कि मेरा पति इस काबिल था ही नहीं जो मैं उसकी पत्नी बनती। फिर एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं अगर वह हमें मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, जबकि हो सकता है जो हमें चाहिए वह अगर हमें मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी उससे खराब हो जाए। लेकिन ये सब हम इंसान नहीं समझते, ये सब तो वह ऊपर वाला समझता है, और इसीलिए वह जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसीलिए मेरी बात मानो और अपने अतीत को पीछे छोड़ो और अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। क्या तुम सारी जिंदगी इस रोग को अपने दिल से लगाकर बैठी रहोगी? उस दिन मैं इतना रोई कि मैंने अपने दिल से अपने पति अमन के हर ख्याल को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। मेरी माँ मुझे एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने मुझे फिर से एक लड़के की फ़ोटो दिखाई तो मैंने उन्हें रजामंदी दे दी। माँ ने लड़के वालों को घर बुला लिया और फिर मेरी और रोहित की मुलाकात करवाई। रोहित एक अच्छा लड़का था। वह मुझसे कहने लगा कि मुझे पता है कि आपकी पहली शादी टूट चुकी है। मैं जानता हूँ कि किसी लड़की के लिए उसकी शादी टूटना एक बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं उस सदमे से आपकी निकलने में पूरी मदद करूँगा, क्योंकि मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगा कि आप अपने सारे गमों को भूल जाएंगी। रोहित की बातें सुनकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी। मैंने माँ से कहा कि मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार मैं मंगनी नहीं करना चाहती। मैं सीधे शादी ही कर लेना चाहती हूँ। और इसीलिए मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरी शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी। और 2 हफ्ते के बाद ही वह दिन भी आ गया जब मेरी और रोहित की शादी हो चुकी थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों इस बार शादी की रात को लेकर मेरे मन में पहले से ही बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था कि मैं अपनी पहली शादी की पहली सुहाग रात वाले दिन अपने पति के साथ ऐसा क्या किया था जो उसने कहा कि वह बेहाल हो गया। मैं रोहित के कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह मेरे पास आया और मेरा घूंघट उठाकर कहने लगा, रागिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। और उसके बाद उसने मुझे एक प्यारा सा गुलाब का फूल उपहार में दिया, जिसे लेकर मैं बहुत खुश हुई। वह मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा, और जैसे ये गुलाब का फूल महक रहा है, ठीक इसकी खुशबू की तरह ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी को महका दूँगा। रोहित की बात सुनकर मैंने उस गुलाब के फूल को बड़े ही प्यार से अपने हाथ में थामा और उसे सूंघ लिया, और फिर न जाने आगे क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और जब इस बार भी मुझे होश आया तो मैं एक बार फिर से अपने कमरे में थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मैं नीचे हॉल में गई तो माँ फूट फूट कर मुझे देखकर रोने लगी, और उसने एक बार फिर से मुझे मेरे तलाक के कागज़ दिखा दिए। मैं तो टूट कर बिखर चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ कर रोने लगी कि मेरी माँ मेरी चीख से हिल गई।
वह मुझे सीने से लगा कर कहने लगी, मेरी बच्ची, आखिर तू ऐसा क्या करती है अपने पति के साथ कि वह तुझे तलाक देकर चला जाता है। मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी मेरी माँ और मेरा भाई मुझे कमरे में ले आए। मेरा भाई मुझे हल्दी वाला दूध पिलाने लगा। मैंने बहुत मना किया, पर वह कहने लगा कि इससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा, और फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वह दूध पिला दिया और दूध पीते ही मुझे एक बार फिर से नींद आ गई। अगले दिन जब मैं देर से उठी और नीचे हॉल में गई तो मुझे घर के नौकर बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे तक ही रख लिया था। मैं हर वक्त अपने आप में ही गुम रहती, किसी से मिलती जुलती नहीं। एक दिन माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि आखिर तुम कितने दिन तक ऐसे ही रहोगी। मैं और तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतज़ार करते रहते हैं। तुम कब बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो, बैठो, बातें करो, मगर तुमने तो हमसे बिल्कुल दूरी ही बना ली है। मैंने माँ से गले लगकर कहा कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। माँ कहने लगी, बेटा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, बल्कि जो तुझे ठुकरा रहा है वह तुझे नहीं, अपनी किस्मत पर लात मार रहा है। लेकिन तू फिक्र मत कर, एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से एक बार फिर से माँ ने मेरी तीसरी शादी करवाई और सुहाग रात वाले दिन मेरा पति, जो पहले मेरी बहुत तारीफ़ें कर रहा था, अचानक ही उसके पास एक फ़ोन आया और फिर उसने मुझे दूध पीने को कहा और फिर से मेरे साथ वही हुआ जो अब तक होता आया था। मेरे पति ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके साथ कुछ ऐसा किया था कि उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने ये फ़ैसला लिया कि वह एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो उसके साथ ऐसा बर्ताव करे। इस सब से मैंने अब ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करने वाली हूँ। लेकिन मेरी माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। उनका कहना था कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का घर बसे और वह अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल जीवन जिए। लेकिन मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया कि मेरे नसीब में शायद ये सब नहीं लिखा हुआ है, पर माँ ने मुझे अपना और पापा का वास्ता देकर जैसे तैसे चौथी शादी के लिए मना लिया। मेरी माँ कहने लगी कि इस बार मैंने तेरे लिए जो लड़का ढूंढा है वह बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, मेरी बात मान, वह तुझे बहुत खुश रखेगा और कभी भी तेरा दिल नहीं दुखाएगा। इस बार मैंने मजबूरी में हाँ कर दी थी और बस मेरे हाँ करने की देर थी कि चटपट मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने लड़के की सिर्फ फ़ोटो ही देखी थी। माँ ने कहा भी कि तुम चाहो तो तुम उन लोगों से मिल सकती हो, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि इस बार भी बात तलाक पर आकर ही ख़त्म हो जाएगी। मेरी शादी हो गई थी और मैं अपने चौथे पति की सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी कि वह कब आए और कब मुझे मेरे घर छोड़ आए और मेरी माँ मुझे फिर से तलाक के कागज़ दिखाए। जब सुमित कमरे में आए तो मुझसे कहने लगे, रागिनी, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे 3 तलाक क्यों हुए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया है। अपने पति की ये बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे 3 तलाक क्यों हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूँगी कि तुम उससे बेहाल हो जाओगे और फिर मुझे बेहोशी की हालत में ही मेरे घर छोड़ आओगे और तलाक के कागज़ भी मेरे घर वालों को दे आओगे। इतने में तभी सुमित के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और वह उठकर बाहर चला गया। मैं धड़कते हुए दिल के साथ आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रही थी। थोड़ी ही देर में सुमित अंदर आया और कहने लगा कि ये सब क्या है रागिनी, तुम्हारी माँ ने एक आदमी को भेजा है और वह आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और इसके बदले में मुझे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। आखिर तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करवा रही है? और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ में ये दवा मिलाकर पिला दूं ताकि तुम बेहोश हो जाओ और फिर
तुम्हें तलाक के कागजों के साथ घर छोड़कर आ जाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुमित की ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसका मतलब अभी तक मेरे जो भी तलाक होते रहे वह मेरी खुद की माँ ही करवा रही थी। लेकिन क्यों और किस लिए? मेरी ज़िंदगी खराब करके मेरी माँ को क्या मिल रहा था? अब तो मुझे भी इस सवाल का जवाब चाहिए था। अभी मैं इस सोच में डूबी हुई ही थी कि तभी सुमित मेरे पास आए और कहने लगे, देखो रागिनी, मैं अपनी बीवी जो कि मेरे घर की इज्जत है उसे सिर्फ पैसों के लालच में आकर तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि ये बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं तो उस वक्त बुरी तरह से सदमे में थी और हैरानी से अपने पति का चेहरा देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगी, क्या ऐसे भी आदमी होते हैं जो अपनी बात पर टिके रहें? क्योंकि इससे पहले मेरे बाकी के जो 3 पति थे, शायद माँ ने उन्हें भी पैसे दिए थे और इसीलिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया और मुझे तलाक दे दिया। लेकिन मैंने भी सुमित को आजमाने के लिए यूं ही बनते हुए कहा कि हाथ आए पैसों को तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? इतनी बड़ी रकम तो तुम्हें सालों तक मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल पाएगी। मेरे तो वैसे भी पहले ही 3 तलाक हो चुके हैं, एक और हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन तुम्हें तो इतने सारे पैसे आराम से बैठे बिठाए मिल जाएंगे। मेरी बात सुनकर सुमित गुस्से में कहने लगा, रागिनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पैसों की खातिर मैं अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता। इज्जत सब कुछ होती है, पैसा तो हाथ का मैल होता है और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ, ना कि इस तरह का पैसा। सुमित मुझसे बोले, क्या तुम्हें ये सब पहले से ही पता था जो तुम भी अपनी माँ का ही साथ दे रही हो? उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मैंने सुमित से कहा, मैं सच कहती हूँ, मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं था कि मेरे पतियों ने मुझे तलाक क्यों दिया, क्योंकि हर बार जब भी मुझे होश आता तो मैं अपने घर पर होती और मेरी माँ ही मुझे मेरे तलाक के कागज़ दिखाती और मेरी माँ मुझसे कहती कि मैंने अपने पतियों के साथ कुछ ऐसा किया था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन मुझे आज तक कभी याद ही नहीं आया कि मैंने आखिर उनके साथ ऐसा क्या किया कि उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। और तो और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन अब मैं ये सब जान कर ही रहूँगी और इस सब में मुझे आपका ही साथ चाहिए। मैंने सुमित से कहा कि आपको जैसा मेरी माँ के भेजे हुए उस आदमी ने कहा है, आप ठीक वैसा ही करिए ताकि आज इस सच से पर्दा उठ सके। सुमित ने मेरी बात मान ली और वह मुझे गोद में उठाकर मेरे माँ बाप के घर ले गए। मैं अभी भी इस तरह का नाटक कर रही थी जैसे कि सुमित ने वह दवा मुझे किसी चीज़ में मिलाकर खिला दी हो और मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी हूँ। जब मैं घर पहुँची तो सुमित ने मुझे पहले सोफे पर लिटा दिया। मेरी माँ उस वक्त बहुत खुश थी। उन्होंने सुमित को दूसरी तरफ ले जाकर न जाने क्या कहा। उसके बाद सुमित ने मुझे अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। अभी सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि तभी मेरे घर में बहुत सारे लोग आने लगे। सबसे पहले एक नर्स आई और उसने मेरा चेकअप किया और फिर वह बोली कि अरे, इसको तो फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की तो किसी भी लड़के को अपने पास बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसीलिए इसको इस तरह के दौरे पड़ते हैं। आप लोग इसकी शादी बार बार करते ही क्यों हैं? कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी दिन अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। क्या जब ये खुद के साथ कुछ कर बैठेगी तभी आपको सुकून मिलेगा? तभी थोड़ी देर के बाद एक वकील वहां आ गया। वकील के सामने मेरी माँ ने नर्स की कही हुई सारी बातें फिर से दोहरानी शुरू कर दी। मेरे पापा व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वह बोल नहीं सकते थे, लेकिन वह बार बार कुछ इशारे से कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ खड़ा कोई भी शख्स उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। नर्स ने भी वही सारी बातें वकील को बताईं और वकील के सामने फिर सुमित को लाया गया। सुमित ने कहा कि वकील साहब,
जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तभी मुझ पर रागिनी ने हमले करने शुरू कर दिए। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं खुद को या फिर तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद सुमित ने सांस ली और फिर वह बोले, वकील साहब, ये सब कहने के लिए मेरी सास ने और मेरी पत्नी के भाई ने मुझसे कहा है। दरअसल सच्चाई तो ये है कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। ये सब इन दोनों की ही साजिश है। सुमित की बात सुनकर मैं भी एकदम से उठकर बैठ गई और मैंने वकील साहब से कहा कि हाँ वकील साहब, ये लोग मेरे बारे में जो भी कह रहे हैं वह सब झूठ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पहले भी जो 3 तलाक हुए हैं वह मेरी माँ ने ही करवाए हैं। ये लोग न जाने क्यों मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहे थे। मेरी बात सुनकर वकील साहब बोले, अब मुझे समझ आ रहा है कि आपके साथ बार बार ये सब क्या हो रहा था। दरअसल इसकी असली वजह यह है क्योंकि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है। वकील साहब के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वकील साहब ने कहा कि दरअसल तुम्हारे दादाजी ने सारी जायदाद उस वक्त तुम्हारे नाम पर कर दी जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के देहांत के बाद दूसरी शादी की थी, क्योंकि शायद तुम्हारे दादाजी को ये समझ में आ चुका था कि तुम्हारी सौतेली माँ ने सिर्फ और सिर्फ इस जायदाद के चक्कर में ही तुम्हारे पिता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की है ताकि वह इस पूरी जायदाद को हड़प सके। और इसी वजह से उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिख दिया कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बसता तब तक ये जायदाद तुम्हारे नाम पर नहीं आ सकती। इसीलिए तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ ये खेल खेला। अगर तुम्हारी शादी सही तरीके से हो जाती और तुम्हारा घर बस जाता तो ये सारा पैसा तुम्हारे नाम पर अपने आप ही आ जाता। तभी मेरा पति उस आदमी को पकड़कर वहाँ ले आए जो मेरी माँ का वह संदेश लेकर उनके घर पर गया था। उसने भी वकील साहब के सामने सब कुछ कबूल कर लिया कि किस तरह से मेरी माँ ने मेरे पहले के 3 पतियों को 50 लाख रुपयों का लालच देकर उनसे झूठी गवाही दिलवाई थी कि मैं दिमागी तौर पर बीमार हूँ और मेरा तलाक करवा दिया ताकि ये साबित हो जाए कि मैं घर बसाने के काबिल नहीं। और फिर ये जायदाद अपने आप ही सौतेले भाई के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती, क्योंकि मेरा तो कभी घर बस ही नहीं पाता। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं हक्का बक्का थी। यानी जिस माँ को मैंने ज़िंदगी भर अपनी जान से ज़्यादा चाहा वह तो मेरी माँ थी ही नहीं, बल्कि वह तो मुझे दिमागी मरीज बनाने पर तुली हुई थी। मैंने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको सच्चे दिल से प्यार किया था, आपने पापा को भी धोखा दिया। तभी माँ के साथ मिला हुआ वह आदमी कहने लगा कि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आज आपके पिता की जो हालत है वह आपकी माँ ने ही की है। इस जायदाद के लालच में इन्होंने अपने पति को खाने में ऐसी दवाई मिलाकर दी ताकि ये पैरालाइज का शिकार हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएं। क्योंकि अगर आपके पिता सही सलामत रहते तो ये आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था कि मेरे पापा रोते रोते इशारों में क्या कहना चाह रहे थे। मैंने अपने भाई की तरफ देखा। मैंने उससे कहा कि माँ तो माँ, तुम भी ऐसे ही निकले भाई। हम चारों लोग इस घर में हंसी खुशी मिलजुल कर रह सकते थे। आखिर ऐसा भी क्या जायदाद का लालच? तुम ही बताओ, क्या कभी आज तक ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें और माँ को किसी भी चीज़ की कमी होने दी हो, या कभी मैंने तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया हो कि तुम लोगों को मुझसे किसी चीज़ के लिए गुहार लगानी पड़ रही हो? मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ और भाई फूट फूट कर रोने लगे और मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अब मैं उनके झूठे आंसुओं में नहीं फंसने वाली थी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो भी किया था उसके लिए मैं भले ही उन्हें माफ़ कर देती, लेकिन उन्होंने मेरे पिता के साथ जो किया था उसे मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने तुरंत ही पुलिस को बुलवाकर उन दोनों लोगों को पकड़वा दिया। सुमित की गवाही और मेरी माँ से मिले हुए उस आदमी की गवाही के दम पर मेरी सौतेली माँ और सौतेले भाई दोनों को ही जेल हो गई। सारी जायदाद मेरे नाम पर आ चुकी थी। अब मैं और मेरे पति सुमित दोनों ही मिलकर मेरा बिजनेस देख रहे थे।
सुमित वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी वजह से ही मैं अपने दुखों से बहुत जल्दी उभर आई थी। इधर मैंने अपने पिता का विदेश से इलाज करवाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में मेरे पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। मैं ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद देती थी कि उन्होंने सुमित को मेरा जीवन साथी बनाया। मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक मेरी और मेरे पिता की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले लोगों को मैं पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ने नहीं देती। क्योंकि जिन्होंने मुझ पर तरस नहीं खाया, मेरे पिता की ये हालत कर दी, उन्हें मैं भी छोड़ने वाली नहीं थी। किसी ने सच ही कहा है, पैसा बहुत बड़ी आजमाइश होती है जो किसी भी रिश्ते को तार तार करने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।